हमारा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट और 300 से भी ज़्यादा चांद जो कि सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हमारा सोलर सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत एक धमाके से हुई थी। फ्यूचर में ये धमाका फिर से हो सकता है। हमारा सोलर सिस्टम एक कच्ची मिट्टी के घर जैसा है जो कि एक दिन गिर जाएगा। आइए देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम शुरू से आखिर तक काम कैसे करता है, जिसका 8 प्लैनेट और 300 से ज़्यादा चांद चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में अरबों तारे हैं और उनमें से एक हमारा सूरज भी है। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही अनोखा है। इससे ये सवाल पैदा होता है, क्या ऐसे और भी ग्रह हैं जो कि किसी तारे के चक्कर लगा रहे हैं। माजी में दुनिया की सबसे पावरफुल ऑप्टिकल दूरबीन से आसमान में नज़र डाली गई। ये दूरबीन ज़मीन से करीब 4,500 फीट की ऊंचाई पे हवाई के माना लिया द्वीप के पर्वत पर लगी है। ये दूरबीन दूर के सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज को ढूंढती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 अरब से ज़्यादा तारे हैं और उनमें से बहुत से तारों का अपना एक सोलर सिस्टम मौजूद है। 8 प्लैनेट वाला हमारा सोलर सिस्टम इस कायनात में अकेला नहीं है। इसके जैसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी इस कायनात में मौजूद है। आज भी साइंसदान हमारी कायनात में एक ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढ रहे हैं जिसमें कि हमारी ज़मीन जैसा एक प्लैनेट हो। आज तक साइंसदानों ने 360 ऐसे तारों के बारे में पता लगाया है जिनका चक्कर प्लैनेट्स लगा रहे हैं। साइंसदानों को उनकी इस खोज में एक चौंका देने वाली बात मिली कि तारों का चक्कर एक प्लैनेट नहीं बल्कि 2, 4 या फिर उससे ज़्यादा प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। साइंसदानों को इस खोज में एक बात और पता चली कि ग्रह जब अपने तारे का चक्कर लगाते हैं तो वो गर्म होते हैं। साइंसदानों ने एक प्लैनेट पे गौर किया। उन्हें वो गर्म और ठंडा होता हुआ नज़र आया। उन्हें लगा कि ये रात और दिन की वजह से हो रहा है। लेकिन वो ग्रह हमारी ज़मीन जैसा नहीं था। जो नए सोलर सिस्टम मिले उनके प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बिल्कुल अलग थे। उन सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बहुत ही बड़े आकार के थे। कुछ सीधी डायरेक्शन में घूम रहे थे तो कुछ उल्टी। इनमें से कुछ प्लैनेट्स तो अपने तारे का इस तरह चक्कर लगा रहे थे कि कभी वो अपने तारे से बहुत ही दूर हो जाते थे तो कभी बहुत ही करीब। कुछ प्लैनेट्स तो अपने तारे के इतनी करीब चक्कर लगा रहे थे कि उसकी सतह भी भाप बनकर उड़ जा रही थी। ये बात भले ही डरावनी ना हो मगर अनोखी तो है। हो सकता है हर सोलर सिस्टम अपने आप में अलग होता हो, मगर इनमें एक बात कॉमन है कि सब एक तारे का चक्कर लगा रहे हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन तारों की पैदाइश कैसे होती है। ये तारे धूल और गैस के एक बादल जिसे हम नेबुला कहते हैं इनमें से पैदा होते हैं। वैज्ञानिक अब ये पता लगाना चाहते हैं कि तारों का जन्म किस वजह से होता है। तारों की पैदाइश की एक वजह ये भी है कि उसके आसपास एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ हो और वो पास के ही एक शांत बादल से जा टकराए, उसको दबाए रगड़े और इतना दबा दे कि ग्रेविटी को काम करने का मौका मिल जाए। जैसे ही ग्रेविटी अपना कब्जा जमाने लगती है वो बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। फिर वो गैस को निकलता हुआ एक बड़ा सा सर्कल बना लेता है। के सेंटर में मौजूद ग्रेविटी हर चीज़ को दबाकर एक गर्म गोले की शक्ल में बदल देती है। धीरे वो गोला गर्म ही होता चला जाता है और फिर गैस के परमाणु फ्यूज होने लगते हैं और तारा चमक उठता है। जो डस्ट और गैस के बादल बच जाते हैं वो तारे के चारों ओर घूमने लगते हैं और फिर वो बादल प्लैनेट्स, चांद और एस्ट्रॉयड की शक्ल में बदल जाते हैं। 2001 में हबल टेलीस्कोप ने ओरायन नेबुला की छानबीन कर रहा था। उन्हें एक अनोखा तारा दिखा जो कि एक चक्री से घिरा हुआ था। साइंसदानों के लिए ये बात बहुत ही फ़ख्र की थी कि उन्होंने पता लगा लिया था कि एक तारे का जन्म कैसे होता है। नेबुला ही एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से तारों की पैदाइश होती है। साइंसदान ये तो जान चुके थे कि तारे कैसे बनते हैं, मगर ये नहीं जान पाए थे कि गैस और धूल के बादल से प्लैनेट्स कैसे बन जाते हैं। अचानक ही इसका जवाब स्पेस स्टेशन में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को मिल गया। अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटेट ने चीनी और नमक से अंतरिक्ष की पहेली को हल करके बताया। उन्होंने एक थैली में चीनी, नमक और कॉफ़ी को डाला और उसके बाद उसमें हवा भरी। कुछ देर बाद वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ने लगी। ये पता चलता है कि स्पेस में कोई चीज़ तो मौजूद है जो कि हर चीज़ को आपस में जोड़ती है। एस्ट्रोनॉमर ने बहुत बड़ी खोज की थी। उन्होंने पता लगाया था कि स्पेस में मौजूद डस्ट एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि करीब होता चला जाता है।
इसी तरह प्लैनेट्स वजूद में आते हैं। धूल के कण आपस में जुड़ के पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, फिर वो पत्थर एस्टेरॉयड में बदल जाते हैं। एस्टेरॉयड का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर समेट के और बड़ा होता चला जाता है। बड़ी होती है, भारी होती है और फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने अंदर समेटना शुरू कर देती है। फिर इनमें से ही कुछ चट्टानें प्लैनेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी हम आपको अगले पार्ट में देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करें हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।